तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने साल भर फिर से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी की और साल भर के भीतर 1192 में 1,20,000 घुड़सवार सेना की सहायता से मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया। अपनी सेना लेकर के हरियाणा स्थित तराइन के मैदान में जा पहुंचा। दिल्ली अजमेर के चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज तृतीय उर्फ राय पिथौरा भी अपनी सेना लेकर के तराइन के मैदान में जा पहुंचे। अब राजपूत राजाओं में यह परंपरा थी कि वो शत्रु पर आक्रमण करने से पहले वापस लौटने के लिए अंतिम मौका देते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के पास दूत भेजा कि मिस्टर गौरी, प्रथम युद्ध में तो हमने तुमको छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। अंतिम मौका दे रहे हैं, अभी भी भाग सकते हो तो वापस लौट जाओ। और मोहम्मद गौरी ने इसका बड़ा कूटनीतिक पूर्वक जवाब दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दूत को ये कहा कि आपके जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, वो निस्संदेह भारत के सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली राजा हैं। आपके राजा पृथ्वीराज चौहान परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री श्री 108 की जय हो। हमने तो उनका शौर्य तराइन के प्रथम युद्ध में ही देख लिया है। निस्संदेह वो हमें बड़े आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके बावजूद वो हमें वापस लौटने का मौका दे रहे हैं, तो आपके राजा की जय हो। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे भारत में भेजा गया है मेरे बड़े भाई गियासुद्दीन के द्वारा। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का नाम गियासुद्दीन था और वो इस समय गौर का शासक था। गौर भी अफगानिस्तान में था। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि मुझे भारत में भेजा गया है मेरे बड़े भाई गियासुद्दीन के द्वारा, इसलिए मैं बिना गियासुद्दीन के आदेश के वापस नहीं लौट सकता। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के संदेशा की जानकारी अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के पास भिजवा दी है। उनका जब तक कोई उत्तर नहीं आ जाता है, तब तक आप अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से कहें कि वो युद्ध को स्थगित रखें। और पृथ्वीराज चौहान के दूत ने जाकर के पृथ्वीराज चौहान को बताया, तो पृथ्वीराज चौहान फूल करके कुप्पा हो गए कि गौरी तो बिना लड़े ही डर गया। और पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए जो इनके सामंत धीरे धीरे तराइन के मैदान में अपनी सेना सहित पहुंच रहे थे, उनको भी पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया। आने की आवश्यकता नहीं है, गौरी तो युद्ध के पहले ही डर गया है। तो डोंट वरी, एंजॉय, आई विल टैकल माई सेल्फ। मैं अकेले निपट लूंगा। और गौरी यही चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध की तैयारियां बंद कर दें। अब गौरी मौके की तलाश में था। अब राजपूत सैनिक जो थे वो मौज मस्ती में संलिप्त हो गए। कहते हैं रात रात भर राजपूतों के सैनिक कैंप में पार्टियां चलती, सैनिक एंजॉय करते। समय बीतता गया। एक दिन रात भर राजपूतों के सैन्य शिविर में पार्टी चली और रात भर राजपूत सैनिक पार्टी में नाचे गाए। गौरी को समझ में आ गया कि यही उचित समय है, इसी समय पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर आक्रमण करना चाहिए। सुबह सुबह 4 बजे मोहम्मद गौरी ने अपने चुने हुए 4-5 हजार घुड़सवार सैनिकों की सहायता से पृथ्वीराज चौहान के सैन्य शिविर पर आक्रमण कर दिया। सुबह सुबह या तो राजपूत सैनिक सो रहे थे या ज्यादातर राजपूत सैनिक दैनिक क्रिया में व्यस्त थे, लोटा लेकर के मैदान गए हुए थे। नगाड़ा बजा कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। राजपूत सैनिक इकट्ठे हुए, लेकिन राजपूत सैनिक लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। उनका ये कहना था कि अभी हम अपवित्र हैं, जब तक हम नहा नहीं लेंगे, अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक युद्ध नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया कि लड़ो नहीं तो मरोगे। तब जाकर के राजपूतों ने लड़ाई प्रारंभ की। सुबह 9 बजे से युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूत सैनिक रात भर के जागे, अच्छे से सोए भी नहीं, न कुछ खाए पिए। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर में 3 बजे तक मोहम्मद गौरी की सेना से लड़ते रहे। मोहम्मद गौरी के सैनिक क्या करते, तेजी से उसके घुड़सवार सैनिक आते और तीर कमान से अटैक करते, और जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक उन पर अटैक करते तो वो पीछे भाग जाते। तो बार बार यही लुका छिपी का खेल हो रहा था। उनके सैनिक आगे बढ़ते, धनुष बाण का उपयोग करते, बाण मारते, और जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक पीछा करते तो वो भाग जाते, फिर आते, फिर अटैक करते, फिर भाग जाते। राजपूत सैनिक इस तरीके से लड़ते लड़ते उनका पीछा करते करते थक गए। राजपूतों में एक गलत परंपरा ये होती थी कि राजपूत सैनिक भारी भरकम अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते थे।
उस जमाने की तलवारें आज तुम 2 लोग मिलकर के ना उठा पाओ, भाले 4 लोग मिलकर के ना उठा पाओ। अब राजपूत सैनिक इतने बजनी तलवारों का, भालों का उपयोग करते करते थक गए थे। एक और गलत परंपरा थी कि राजपूत अपनी सेना के सबसे आगे हाथियों को खड़ा करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना के सबसे आगे भाग में हाथी खड़े थे और मोहम्मद गौरी के घुड़सवार सैनिकों ने अग्नि बाणों का उपयोग किया था। तो उन अग्नि बाणों से डर के मारे हाथी आगे की ओर न बढ़ करके पीछे की ओर लौटे थे और पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे घुड़सवार सैनिक कुचले गए थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सेना के सबसे आगे की जो सेना थी उसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राय संभाल रहे थे, लेकिन युद्ध में गोविंद राय मारे गए। गोविंद राय के मरने के बाद राजपूत सैनिकों का उत्साह कमजोर हो गया। इस बीच तकरीबन दोपहर में 2 बजे मोहम्मद गौरी ने अपने 12,000 घुड़सवार सैनिकों को, जिनको उसने आरक्षित सैनिक के रूप में रखा था, उन सैनिकों को युद्ध भूमि में उतार दिया। राजपूत सैनिक तो 2 बजे तक लड़ते लड़ते थक गए थे। अब ये नए सैनिक आए मोहम्मद गौरी के, जो बिल्कुल आराम करके आए थे, बिल्कुल नहीं थके थे, और इनका उत्साह देख करके राजपूत सैनिकों के पैर उखड़ गए। राजपूतों को ऐसा लगा कि ये तुर्क वही हैं जो पहले से लड़ रहे हैं, और ये कैसे तुर्क सैनिक हैं, सुबह से लड़ रहे हैं, अभी तक ये थके नहीं हैं। जबकि वो सुबह से लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, वो तो आरक्षित सैनिक थे, जिनको 2 बजे युद्ध भूमि में मोहम्मद गौरी के द्वारा उतारा गया था और जिनकी संख्या 12,000 बताई जाती है। राजपूत सैनिकों में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने भी सोचा कि मैं भी युद्ध भूमि से निकलूं। वो अपने घोड़े में बैठ करके युद्ध भूमि से निकलने का प्रयास किए, लेकिन हरियाणा में एक नदी बहती थी, सुरसरी नदी। उसी नदी के किनारे एक गांव था, गांव का नाम था सिरसा। तो जब पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े के साथ उस नदी को पार कर रहे थे, तभी तुर्क सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इस तरीके से तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीत लिया और इसी युद्ध के उपरांत उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य की या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस संबंध में विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। मुस्लिम विद्वान मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में ये लिखा है कि वहीं सुरसरी नदी को पार करते हुए पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और वहीं तत्काल उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले विद्वान चंद्रबरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में एक अलग ही कहानी बताई है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान और मुझको बंदी बना करके मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया गजनी, और गजनी के कारागाह में हमें डाल दिया गया और कारागाह में ही पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई से ये कहा कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है कि मैं मोहम्मद गौरी का वध करके मरूं। तो चंद्रबरदाई ने दिमाग लगाया। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी के पास संदेशा भेजा कि हमारे जो मालिक पृथ्वीराज चौहान हैं वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हुआ कि शब्द भेदी बाण कोई नहीं चला सकता, सब फालतू की कहानी है। चंद्रबरदाई ने संदेशा भेजा कि आपको विश्वास ना हो तो आप प्रदर्शन देख लीजिए, और यदि वो ऐसा न कर पाए तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। गौरी ने बोला यदि वो शब्द भेदी बाण नहीं चला पाए तो जान से जाना पड़ेगा। इन्हें बोला मंजूर। अब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को कैद खाने से निकाल करके एक मैदान में खड़ा किया गया। दूर एक मंच बनाया गया और मंच के ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा और एक वहां घंटी लेकर के सैनिक को खड़ा किया गया। और पृथ्वीराज चौहान तो अंधे थे ही, इनके हाथ में धनुष बाण दिए गए, बगल में चंद्रबरदाई खड़े हुए थे, और जिस सैनिक के हाथ में घंटी थी उसने घंटी बजाई टन, और पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया शब्द भेदी बाण उसी घंटी पे टन। मोहम्मद गौरी दूसरी तरफ बैठा हुआ था एक मंच के ऊपर सिंहासन में। वो उत्साह से कूद पड़ा और उसने बोला शाबाश। कहते हैं ये आवाज पृथ्वीराज चौहान के कानों में गूंजी और उन्हें दिशा का बोध हो गया कि यह आवाज किस दिशा से आई है। और पास में खड़े चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा और दोहे के माध्यम से दूरी भी बता दी कि कितनी दूरी से ये आवाज आई है। दोहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर बैठा है, वो चूकना नहीं है। और अगला बाण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की गर्दन में मारा और तत्काल मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई।
और फिर मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ये कहानी हमें कहाँ मिलती है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में। लेकिन ये कहानी मिथ्या प्रतीत होती है, क्योंकि कैसे संभव है कि चंद्रबरदाई के द्वारा पढ़े गए दोहे से पृथ्वीराज चौहान को ये समझ में आया हो कि गौरी कहाँ बैठा है और उन्होंने गौरी की हत्या कर दी हो और गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला हो, लेकिन चंद्रबरदाई को छोड़ दिया हो और चंद्रबरदाई सकुशल हवाई जहाज में बैठ करके गजनी से भारत आया हो और भारत में फिर उसने अपने महाकाव्य को लिखा हो और महाकाव्य में इस बात का उल्लेख किया हो, तो ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। एक मत दिया है हसन निजामी ने। मुस्लिम विद्वान हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर और उस किताब में हसन निजामी ये लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के उपरांत मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ समय तक मोहम्मद गौरी के अधीन उन्होंने अजमेर में शासन भी किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया तो फिर मोहम्मद गौरी और उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मार डाला गया। और इस मत के समर्थन में बहुत सारे आधुनिक इतिहासकारों ने भी ये मत दिया है कि अजमेर के आसपास से कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। उन चांदी के सिक्कों को दहली वाला कहा जाता है। वो पूरी तरीके से चांदी से निर्मित नहीं है, बल्कि चांदी के अलावा तांबा नामक धातु भी मिश्रित है। चांदी और तांबा से मिश्रित धातु को बिलन कहा जाता है। तो बिलन से बने हुए वो सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों को इतिहास में दहली वाला सिक्के कहा जाता है। उन सिक्कों में एक तरफ नंदी की आकृति बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ है श्री पृथ्वीराज देव, और सिक्कों के दूसरे तरफ घुड़सवार की आकृति बनी हुई है। घोड़े के ऊपर एक घुड़सवार बैठा है हाथ में भाला लिए हुए, और लिखा हुआ है श्री मोहम्मद बिन शाम। कुछ जगहों पर श्री महमंद शाम लिखा हुआ है, जो कि मोहम्मद गौरी का नाम था। तो इन सिक्कों के आधार पर इतिहासकारों ने हसन निजामी के मत का समर्थन किया और ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसी दौर में ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जारी किए गए रहे होंगे, जिनमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का राजकीय चिन्ह नंदी बना हुआ है और दूसरी तरफ उनका नाम खुदा है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के मालिक मोहम्मद गौरी का राजकीय चिन्ह घुड़सवार बना हुआ है और मोहम्मद गौरी का नाम खुदा हुआ है श्री मोहम्मद बिन शाम। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए शासन किया था और उसी दौर में ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जारी किए गए थे। ये परंपरा होती थी कि जब भी कोई राजा किसी राजा के अधीन होता था तो वो अपने सिक्कों में न केवल अपना राजकीय चिन्ह और अपना नाम लिखवाता था, बल्कि अपने मालिक का राजकीय चिन्ह और मालिक का नाम भी अंकित करवाता था। तो संभवतः ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही उस समय जारी किए गए थे जब वो मोहम्मद गौरी के अधीन थे। लेकिन ये बात मिथ्या है, क्योंकि ये दहली वाले सिक्के जो हैं बिलन धातु के, चांदी और तांबा मिश्रित, जिनमें एक तरफ नंदी और दूसरी तरफ घुड़सवार बना हुआ है, वास्तव में ऐसे सिक्के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत पहले से चल रहे थे। पहली बार ऐसे सिक्के जारी किए थे पंजाब, कश्मीर, थोड़ा बहुत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भूभाग पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश के राजाओं ने। हिंदू शाही वंश के राजाओं ने पहली बार ये सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक तरफ नंदी की आकृति बनी हुई होती थी। हिंदू शाही वंश के राजा श्री सामंत देव का नाम लिखा रहता था, श्री सामंत देव, और दूसरी तरफ घोड़े और घुड़सवार की आकृति बनी हुई होती थी। बाद में ऐसे ही सिक्के जारी किए दिल्ली पर शासन करने वाले तोमर वंश के राजाओं ने। तोमर वंश के राजा महिपाल और अनंगपाल तोमर द्वितीय ने। और बाद में जब दिल्ली पर चौहानों का अधिकार हो गया था तब चौहानों ने भी ऐसे सिक्के जारी किए थे, और बाद में तुर्कों ने भी ऐसे सिक्के जारी किए। वास्तविकता क्या थी समझिए। वास्तविकता यह थी कि पृथ्वीराज चौहान ने पराजय के उपरांत कोई मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था, उसका नाम था गोविंद राज। उसने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मोहम्मद गौरी ने उसको अजमेर की राजगद्दी में अपने अधीन शासन करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और उसी गोविंद राज के द्वारा उस समय ऐसे सिक्के जारी किए गए जिनमें एक तरफ नंदी की आकृति बनी हुई है और लिखा हुआ है श्री पृथ्वीराज देव, और दूसरी तरफ घुड़सवार की आकृति बनी हुई है और लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम।
पृथ्वीराज देव उसने क्यों अंकित करवाया? अपने पिता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए। और मोहम्मद बिन साम क्यों लिखवाया? क्योंकि वो मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गौरी के अधीन था। तो ये सिक्के वास्तव में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जारी नहीं किए गए थे, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिन्होंने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, गोविंद राज के द्वारा जारी किए गए थे। बाद में पृथ्वीराज चौहान के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था हरिराज। उन्होंने गोविंद राज को पराजित करके अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था और गोविंद राज को भाग करके रणथंभौर आना पड़ा था। और फिर गोविंद राज ने रणथंभौर में शरण ली थी और रणथंभौर से वो शासन करने लगा था। और गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी थी। इस समय मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में कोहिराम में था, कोहिराम पंजाब में है। तो फिर ऐबक ने गोविंद राज की सहायता करते हुए अजमेर पर अटैक किया और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज को पराजित किया और हरिराज को चारों तरफ से अजमेर के दुर्ग में घेर लिया। हरिराज जब समझ गए कि अब बच पाना संभव नहीं है, तो हरिराज और उनके बहुत सारे सैनिकों ने आत्मदाह कर लिया था अजमेर के दुर्ग में। और फिर से अजमेर के दुर्ग में कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बार अजमेर को गोविंद राज को नहीं सौंपा, बल्कि अपने अधिकार में ही रखा और एक तुर्क प्रशासक को अजमेर की जिम्मेदारी दे दी। और गोविंद राज कहाँ चले गए? रणथंभौर। और रणथंभौर में लंबे समय तक गोविंद राज ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहते हुए। और इनके मरने के बाद इनके जो वंशज थे, उन्होंने रणथंभौर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे गोविंद राज के ही वंशज हुए राणा हम्मीर देव, जो कि रणथंभौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे और जिनको पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का सैनिक अभियान किया था। तो इतिहास में यह मिथ्या ही कह दिया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिनमें एक तरफ श्री पृथ्वीराज देव लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। जबकि वास्तव में ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं, बल्कि उनके पुत्र गोविंद राज के द्वारा जारी किए गए थे और गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की थी, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस संबंध में आज भी इतिहासकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ये 3 प्रकार के विचार हैं। मिन्हाजुस्सिराज के अनुसार तत्काल पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया गया। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, जहां उन्होंने शब्दभेदी बाण चला करके गौरी की हत्या कर दी और गौरी के सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। और हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और बाद में जब इन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया तब इनकी हत्या कर दी गई। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से विचार हैं, लेकिन वर्तमान में ये तीनों प्रकार के विचार पूर्ण रूप से सत्य प्रमाणित या प्रतीत नहीं होते हैं।